नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपनी घोषणा पत्र समिति का गठन किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को इस महत्वपूर्ण पैनल का संयोजक बनाया गया है। 16 सदस्यीय पैनल में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सीतारमैया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। यह नाम कांग्रेस कार्य समिति CWC की महत्वपूर्ण बैठक के एक दिन बाद आए हैं, जहां पार्टी ने अपनी लोकसभा चुनाव रणनीति पर चर्चा की और कहा कि वह जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सहयोगी कांग्रेस ने कहा कि MVA सहयोगियों के बीच अभी तक प्रारंभिक सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि शिवसेना UBT नेताओं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ AICC महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी में विपक्षी गुट इंडिया की बैठक से पहले बातचीत की गई। राउत ने कहा कि हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हम हमेशा सामान्य संख्या में सीट पर चुनाव लड़ते हैं। इजराइल हमास को खत्म करने के लिए गजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। अक्टूबर से शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल पर आरोप है कि उसने शुक्रवार को सेंट्रल गजा के सुनीरात शरणार्थी कैंप में हमला किया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने गजा में बिगड़ते हालात को देखते हुए मानवीय मदद के लिए प्रस्ताव पास किया है, जिसके जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गजा के सेफ जोन घोषित किए गए इलाकों में बमबारी की है। इजराइल का फोकस अब दक्षिणी गजा में है, जहां उसने 907 किलो के बम गिराए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भी किसी भी देश के रिहायशी इलाकों में इतने बम नहीं गिराए हैं। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक शामिल हुए और कहा कि युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि 4 जातियों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। उसके लिए युवा, गरीब, महिलाओं और किसान हैं। शुक्रवार को बैठक में PM मोदी ने सभी अधिकारियों से मिशन मोड में काम करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि समाज की सभी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में है और इसका संदेश देश और दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। वह राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दौरा करने के बाद संत सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष में कई संतों और महात्माओं ने भगवत गीता के पुनरुद्धार के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर के कई विद्वानों से मिला हूं और सभी का मानना है कि पूरी दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान गीता के संदेश में है। शाह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों सहित कुछ बुद्धिजीवियों ने उनसे कहा है कि यदि कोई गीता के संदेश को हर जगह सफलतापूर्वक फैलाने का काम करता है तो दुनिया में कभी युद्ध भी नहीं होगा। पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के चांदली गांव में एक वन क्षेत्र के पास एक मोर्टार के विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। ANI से बात करते हुए सांबा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वेमान तोष ने कहा कि मोर्टार शेल विस्फोट के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। SSP सांबा ने कहा कि चांदली गाँव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। वन क्षेत्र में मिले मोर्टार शेल के फटने से एक व्यक्ति की मौत हुई और एक अन्य घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब वे स्थिर है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया द्वारा पदक लौटाने से महिलाओं और उनकी सुरक्षा के प्रति भाजपा की असंवेदनशीलता उजागर होती है। गहलोत ने X पर लिखा, पहले मेडल लाकर देश का नाम रोशन करने वाली साक्षी मलिक का रिटायरमेंट और अब बजरंग पुनिया का पद्मश्री अवार्ड वापस करना।
पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई में बीजेपी की मंशा का बड़ा सवाल उठता है। उन्होंने कहा, इस मामले में भाजपा द्वारा दिखाई गई दुर्भावना और पीड़ितों की मांग की अनदेखी निंदनीय और दुखद है। यह प्रकरण महिला सुरक्षा के प्रति भाजपा की असंवेदनशीलता को उजागर करता है। सुरक्षा एजेंसियां एक ताइवान नागरिक की भूमिका की जांच कर रही है, जिसे सीआईएसएफ कर्मियों ने दिल्ली हवाई अड्डे से 60 से अधिक सक्रिय मोबाइल फोन सिम कार्ड के साथ पकड़ा था। लाई जिनपिंग ने केंद्रीय सुरक्षा बल ने 18 दिसंबर को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टर्मिनल 3 से बैंकॉक के लिए अपनी निर्धारित थाई एयरवेज की उड़ान चढ़ने से पहले पकड़ लिया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने कहा, शारीरिक जांच के दौरान उस व्यक्ति के सामान में 65 से अधिक सिम कार्ड पाए गए हैं जो सक्रिय स्थिति में हैं और विभिन्न भारतीय व्यक्तियों के नाम पर थे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शुक्रवार को कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, हमने पाया है कि कोविड मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। एक राज्य स्थित बैठक और एक मंत्री स्थित बैठक हुई। हमने नवंबर में जीनोमिक अनुक्रमण शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में केरल के परीक्षणों की संख्या अधिक है और स्थिति नियंत्रण में है। लोकप्रिय मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक बिंद्रा पर अपनी पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगा है। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ उनके जीजा ने नोएडा के सेक्टर 126 में मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक बिंद्रा की पत्नी यानिका के भाई वैभव ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने दावा किया था कि यह घटना नोएडा के सेक्टर 94 के सुपरनोवा वेस्ट रेसिडेंस में हुई थी, जहां दंपत्ति रहते थे। 7 दिसंबर को सुबह बिंद्रा और उनकी मां प्रभा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने कहा कि पारिवारिक विवाद के रूप में शुरू हुए मामले ने तब चिंताजनक मोड़ लिया जब यानिका बीच बचाव करने के लिए आई और बिंद्रा ने उस पर शारीरिक हमला किया। केंद्रीय कांग्रेस प्रमुख और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि संसद के सांसदों का निलंबन दर्दनाक और निराशाजनक है और भारत के लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे हुए पत्र में गृह मंत्री से हालिया संसदीय उल्लंघन पर बयान देने की विपक्ष की मांग को दोहराते हुए कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि सरकार अपना रास्ता अपनाएगी, लेकिन विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप संसदीय लोकतंत्र के इस बुनियादी सिद्धांत को बनाए रखेंगे। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुनील केदार और 5 अन्य को नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और धन के दुरुपयोग के लिए 5 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट JP पेखलेपुरकर ने 2002 के इस मामले में फैसला सुनाया। 6 लोगों पर प्रत्येक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आरोपियों में सुनील केदार के अलावा NDCCB के महाप्रबंधक और निदेशक और एक निवेश फार्म होम ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक शामिल हैं। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने शुक्रवार को कहा कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसरो द्वारा 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के SDSC से लॉन्च किया गया था। भारतीय विज्ञान सम्मेलन के मौके पर सोमनाथ ने मीडिया कर्मियों से कहा, आदित्य L1 6 जनवरी को L1 एक बिंदु के प्रवेश करेगा। यह अपेक्षित है। उचित समय पर सटीक समय की घोषणा की जाएगी। शाहरुख खान स्टारर फिल्म डंकी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस साल रिलीज हुई शाहरुख खान की पठान और जवान जैसी फिल्मों के बाद डंकी से भी काफी उम्मीदें हैं। डंकी ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 35.23 करोड़ रहा है। वहीं दूसरे दिन बाहुबली स्टारर प्रभास की फिल्म सलार की रिलीज ने डंकी की कलेक्शन पर असर डाला है। सलार की रिलीज के चलते डंकी ने दूसरे दिन कलेक्शन में लगभग 30 करोड़ के आसपास ही कमाई की है। वहीं रिलीज के तीसरे दिन फिल्म में एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी को T20 की घरेलू सीरीज शुरू हो रही है।
और इसमें चोटिल सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव साउथ अफ्रीका दौरे पर टखने की चोट लग गई थी। अफगानिस्तान सीरीज में उनके चोट से उबरने की संभावना कम है। सूर्य कुमार बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रहे हैं। अगर यह सब कुछ ठीक रहा तो सूर्य कुमार फरवरी से पहले सप्ताह तक फिट हो जाएंगे। उम्मीद है कि सूर्य कुमार आईपीएल से पहले फरवरी में होने वाले घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में खेलकर अपनी फिटनेस साबित करेंगे। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।